Hi friends, I am Aman Soni and I will be taking care of your Indian economy portion for GS part. In today's session, I will be telling you how to write answers for the mains exam. तो जो तुम लोगों को मैं तरीका बताऊंगा, this method, it will be followed in each and every subject. आंसर लिखने का ये तरीका कि कैसे लिखा जाता है आंसर, ये हर सब्जेक्ट में फॉलो होगा. पॉलिटी में भी इसे फॉलो करेंगे, ज्योग्राफी में भी इसे फॉलो करेंगे, हिस्ट्री में भी फॉलो करेंगे. यस, ऑब्वियसली द कंटेंट विल चेंज एज पर द सब्जेक्ट. कि पॉलिटी में हम कुछ और लिखेंगे, इकोनॉमी में कुछ और लिखेंगे, वो सब है. बट तरीका क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है. देखिए, आप सब लोग ग्रेजुएट हैं, राइट? ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एंड यू गाइज आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़. तो यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि जिस तरीके से हम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आंसर लिखते हैं और जिस तरीके से हम यूपीएससी में आंसर लिखते हैं, बीपीएससी में आंसर लिखते हैं, सिविल सर्विसेज में आंसर लिखते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है. एक बात जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है वो ये है कि कॉलेज एग्ज़ाम में इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान मत दीजिए. ये मैंने कुछ रेफरेंस के लिए एक क्वेश्चन लिया है जिसके थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन आंसर लिखते कैसे. कुछ और चीज़ बता रहा हूँ. कॉलेजेस में क्या होता है, हम लोगों का तरीका क्या रहता है कि हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, और कॉलेजेस में ऑब्वियसली वर्ड लिमिट नहीं होती, तो हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है. अगर हमें क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छा है. अगर हमें क्वेश्चन नहीं आता तो हम ये देखते हैं कि भाई क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है. फिर हम देखते हैं हाँ चैप्टर है. फिर हम क्या करेंगे, हमें ये नहीं पता क्वेश्चन का आंसर क्या है, फिर हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन के पीछे पूरे का पूरा आंसर लिख देंगे, पूरे का पूरा चैप्टर लिख देंगे. वो आंसर उस क्वेश्चन के प्रति रेलेवेंट हो या ना हो डजेंट मैटर, पर हम कॉलेज में क्या करेंगे, पूरा चैप्टर लिख देंगे. जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे. तो कॉलेज में हम जो तरीका फॉलो करते हैं वो ये है, वी राइट व्हाट वी नो. जो आता है वो लिखते हैं इररिस्पेक्टिव कि क्या पूछा है. कई बार तो ऐसे होता है कि हम कुछ और ही लिख देते हैं, तो 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, एग्जामिनर एटलीस्ट 2 या 3 नंबर तो दे देता है, ये सोच के इसने कुछ तो लिखा है. बट सिविल सर्विसेज में ये तरीका फॉलो नहीं होता. कितने ही बार ऐसे होता है कि 200 मार्क्स का ऐसे है, 250 मार्क्स का ऐसे है, बच्चे ने गलत टॉपिक समझा, टॉपिक को गलत समझा, पूरा 10 पेजेस का 20 पेजेस का ऐसे लिख दिया, पर अंत में उसको 200 में से 5 नंबर मिले, 200 में से 10 नंबर मिले, क्योंकि टॉपिक ही गलत समझ लिया. तो सिविल सर्विसेज के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, वी डू नॉट राइट व्हाट वी नो. सिविल सर्विसेज के अंदर जो मोटो चलता है वो है राइट व्हाट इज आस्क्ड. कि जो पूछा गया है वो लिखना है, उसके अलावा कुछ और लिखोगे एक नंबर नहीं मिलेंगे. और यूपीएससी इसमें, सिविल सर्विसेज में क्या है, यूपीएससी में क्या है, बीपीएससी में क्या है, वर्ड लिमिट होती है. ऐसे नहीं कि जितना मर्जी लिखते जाएं, हमें पेपर भी कंप्लीट करना होता है. तो पेपर अगर हम बहुत ज़्यादा लिख देंगे तो पूरे चांस है कि बाकी के आंसर हम अटैम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, बाकी के क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे और नंबर भी नहीं मिलेंगे. तो स्टेट सर्विसेज के अंदर हमें क्या करना होता है, सिविल सर्विसेज के अंदर हमें क्या करना होता है कि एक स्टिपुलेटेड वर्ड लिमिट के अंदर लिखना होता है, ताकि हम लोग पेपर कंप्लीट कर सके, क्वेश्चंस कंप्लीट कर सके, और साथ साथ हमें टू द पॉइंट लिखना होता है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलते. तो ये मोटो आप हमेशा याद रखिए कि हेयर वी विल बी राइटिंग व्हाट इज आस्क्ड. ऑलराइट, तो ये तो है एक बेसिक चीज. ठीक है. अभी एक तरीका है यूपीएससी के अंदर, एक स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है कि अगर सिविल सर्विसेज में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया तो उसी तरीके से ही आंसर लिखा जाएगा. एक स्ट्रक्चर है, एक फ्लो है, और क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछा जाएगा हम उसको एंटरटेन करेंगे. तो क्या पूछा गया है ये जानने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चंस के अंदर कीवर्ड क्या है.
कीवर्ड जानना बहुत जरूरी है। वी नीड टू नो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। वो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड के लिए हमें कीवर्ड पकड़ना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो पुराना बीपीएससी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मैं अलग से डिस्कस करूंगा, पर आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है हाउ टू राइट आंसर्स। जो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आज मैं जो आपका डिस्कस कर रहा हूं वो है हाउ टू राइट आंसर्स। ये हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू राइट आंसर्स। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डिस्कसिंग द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी, विच प्रोग्राम्स आर रन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। तो सबसे पहले कीवर्ड जानने के लिए, आंसर लिखने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और उसके लिए क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो बेस्ट थिंग ये है कि आप हमेशा क्वेश्चन 2-3 बार पढ़िए ताकि आप समझ लें कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो यहां पर क्या है, डिस्कसिंग द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी। तो हमें क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी। मतलब कि इंडिया में पॉवर्टी कैसे एस्टिमेट की जाती है, किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं पॉवर्टी। तो पहला तरीका तो ये है, हमें ये बताना है कि पॉवर्टी कैसे एस्टिमेट की जाती है। फिर हमें ये भी बताना है एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। तो सेकंड चीज हमें क्या बतानी है, वो फैक्टर्स बताने हैं जिनके कारण इंडिया में पॉवर्टी है, और विच प्रोग्राम्स आर रन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। तो हमें यह भी बताना है कि गवर्नमेंट कौन कौन से प्रोग्राम्स चला रही है पॉवर्टी कम करने के लिए। तो ये तो हो गई 3 बातें, ठीक है। तो ये 3 हमें आंसर, ये 3 टॉपिक तो हमारे आंसर में होने ही होने चाहिए, ठीक है। फिर तो अब देखिए, कोई भी आंसर लिखेंगे सिविल सर्विसेज के अंदर, उसके हमेशा 3 पार्ट रहेंगे। 3 कौन कौन से पार्ट रहेंगे, पहला रहेगा इंट्रोडक्शन, दूसरी रहेगी बॉडी, और तीसरा रहेगा कंक्लूजन, ठीक है। अब एक बात समझिए, हम ये सपोज करके चलते हैं कि ये आंसर हमें 200 वर्ड्स में लिखना है, कि ये वाला आंसर हमें 200 वर्ड्स में लिखना है, और ये वाला आंसर 10 मार्क्स का है, अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो अब एक बात समझिए आप, कि सपोज आप मेरे से कुछ बातें करना चाहते हैं, तो क्या मैं सब डायरेक्टली किसी बात, अगर सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं डायरेक्टली टॉपिक पढ़ाने लगूंगा, या पहले टॉपिक की एक इंट्रोडक्शन दूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि हाँ टॉपिक में मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो इंट्रोडक्शन है वो एग्जामिनर को, इवैल्यूएटर को ये बताती है कि बच्चा क्या लिखना चाहता है। तो आंसर के अंदर इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है, और अगर 200 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो इंट्रोडक्शन 10% वर्ड्स की रहेगी। 10% वर्ड्स मतलब 20 वर्ड्स, ठीक है। 20 वर्ड्स जरूरी मतलब गिन के 20 वर्ड्स हो, 20 वर्ड्स के 18 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। पर ये मत कीजिए कि इंट्रोडक्शन आप या तो 10 वर्ड्स के लिख दो या फिर 40 वर्ड्स के लिख दो, वो मत कीजिएगा, ठीक है। तो अराउंड 20 वर्ड्स के आसपास के आप इंट्रोडक्शन लिखिए, और 10% ही कंक्लूजन रहता है, तो 20 वर्ड्स ही आप कंक्लूजन के लिखिए, ठीक है। जिससे आप बात खत्म करते हैं 20 वर्ड्स कंक्लूजन के भी लिखिए, और रिमेनिंग 80% वर्ड्स जो हैं वो बॉडी पे आएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 160 वर्ड्स, ठीक है। और जो मार्क्स है, मार्क्स का सेग्रीगेशन भी ऐसे ही होगा,
कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10% मार्क्स जो हैं ये इंट्रोडक्शन के लिए रहेंगे। 10% कितना हो गया? 1 मार्क। 1 नंबर जो है वो इंट्रोडक्शन के लिए अलॉटेड है, 1 नंबर जो है कंक्लूजन के लिए अलॉटेड है, और 8 नंबर की बॉडी रहेगी, 8 मार्क्स की बॉडी रहेगी। तो ये तो है वर्ड सेग्रीगेशन एंड मार्क्स सेग्रीगेशन। अब पहली बात कि इंट्रोडक्शन में लिखे क्या, ये बात हमेशा याद रखिए कि इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं मैं। इकोनॉमिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन में आप 2 चीजें लिख सकते हैं, या तो आप कोई फैक्ट लिख दीजिए। फैक्ट मतलब जैसे यहां पर क्वेश्चन पॉवर्टी के बारे में है, तो मैं ये बता सकता हूं इस क्वेश्चन के अंदर कि अभी 2020 के अंदर 2021 के अंदर इंडिया में कितनी पॉवर्टी है। वी कैन से कि इन इंडिया 21.9% ऑफ पीपल स्टे बिलो पॉवर्टी लाइन। तो हम इंट्रोडक्शन में एक फैक्ट दे सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम डेफिनेशन भी दे सकते हैं। डेफिनेशन मतलब यहां पर हम पॉवर्टी की डेफिनेशन दे सकते हैं कि पॉवर्टी इज द डेप्रिवेशन ऑफ essential needs of a person which will help him to lead a healthy life। तो कोई भी क्वेश्चन हो, भले फिस्कल पॉलिसी का क्वेश्चन हो, भले बजट का क्वेश्चन हो, भले इन्फ्लेशन का क्वेश्चन हो, भले एग्रीकल्चर का क्वेश्चन हो, भले फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का क्वेश्चन हो, एम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, इंट्रोडक्शन में हमेशा या तो डेफिनेशन लिखिए या फिर फैक्ट लिखिए, इसके अलावा कुछ और नहीं। और ऑब्वियसली अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे और फैक्ट लिखेंगे तो जो इंट्रोडक्शन है हमेशा छोटी ही रहेगी, 20 वर्ड्स की ही रहेगी। कोशिश कीजिए कि इंट्रोडक्शन के अंदर आप 2 लाइंस का इंट्रोडक्शन लिखिए, जिसके अंदर एक में आप फैक्ट बता रहे हैं, एक में आप साथ साथ एक डेफिनेशन भी दे रहे हैं। तो वो पहली चीज, ठीक है। बॉडी के ऊपर बाद में आता हूं, कंक्लूजन के ऊपर आता हूं पहले, ठीक है। कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन में क्या आ सकता है? कंक्लूजन में हमेशा याद रखिए, कंक्लूजन 2 बातें हैं। कंक्लूजन हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। कंक्लूजन में आप कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे, कंक्लूजन में कभी भी आप चैलेंजेस नहीं बताएंगे। तो क्या नहीं होगा? नेगेटिव नहीं होगा, चैलेंजेस नहीं होंगे, और कभी भी आप प्रॉब्लम्स नहीं गिनाएंगे कंक्लूजन के अंदर, ये नहीं होगा, ठीक है। ये कीजिए कि कंक्लूजन के अंदर आप पहले तो कंक्लूजन पॉजिटिव लिखिए, दूसरी बात आप कंक्लूजन के अंदर सजेशंस लिख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस चीज के बारे में, और अगर पॉसिबल हो तो कंक्लूजन के अंदर हमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिख देने चाहिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में कि गवर्नमेंट ये सब कर रही है। तो मोस्ट प्रेफरेबल इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम लिख दीजिए कि इस स्कीम को खत्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आ रही है और हम इससे आगे बढ़ सकते हैं, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव रहेगा और कंक्लूजन में कभी भी ये चीजें नहीं रहेंगी। कोशिश कीजिए कंक्लूजन के अंदर हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिखते हैं, ठीक है। ये तो हो गई कंक्लूजन की बात। अब हम आते हैं बॉडी के ऊपर, ऑलराइट। तो बॉडी में क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए, अब क्या बोला मैं, क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। क्या पार्ट हैं? डिस्कसिंग द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो बॉडी के अंदर अपने को 3 पार्ट से जस्टिस करना है। पहले बात अपने को यह बताना है कि हाउ इज पॉवर्टी एस्टिमेटेड इन इंडिया। कि अगर मैं ये कहता हूं कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन, इंडिया के अंदर 21.9% पीपल बीपीएल है, तो हमें यह तो पता चलना चाहिए कि पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या है। तो पहला है हमारा क्वेश्चन कि हाउ इज पॉवर्टी एस्टिमेटेड। दूसरा अपना क्या क्वेश्चन है कि भाई फैक्टर्स बताने हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल
फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। और तीसरा हमें क्या बताना है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स जिसके कारण जो गवर्नमेंट फॉलो कर रही है पॉवर्टी को कम करने के लिए। तो 3 पार्ट हो गए। तो अगर हमें 160 वर्ड्स का आंसर लिखना है तो इस 160 वर्ड्स के अंदर हमें तीनों के साथ ही जस्टिस करना होगा, हमें तीनों टॉपिक को ही एडजस्ट करना होगा और तीनों के ही अलग अलग मार्क्स हैं। तो अगर बॉडी पूरी 8 मार्क्स की है तो, और बॉडी 160 वर्ड्स की है, तो आप ये लगा लीजिए ये हमें 50 वर्ड्स में लिखना है, ये भी 50 वर्ड्स में लिखना है और ये भी अप्रोक्सीमेटली 50 वर्ड्स में लिखना है। तो आप टॉपिक, तो आप ये देखिए ना यार कि फैक्टर्स बहुत सारे होंगे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी बहुत सारे होंगे, तो हमें क्या करना है, कम वर्ड्स में लिखना है, फैला नहीं सकते हैं आंसर हम, अदरवाइज पूरे वर्ड्स बढ़ जाएंगे। तो 50 वर्ड्स मतलब टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। जरूरी नहीं 50 वर्ड जो है उसके 50, 55, 60 भी हो सकते हैं। और अगर ये 8 मार्क्स का है तो ये ले लीजिए कि ये भी 2.5 मार्क्स का रहेगा, ये भी 2.5 का रहेगा, ये भी 2.5 का रहेगा, हमें तीनों ही बराबर लिखने पड़ेंगे। तो इस पर्टिकुलर आंसर के अंदर आप ये लगा लीजिए कितने कितने पैसेजेस रहेंगे, ये समझिए। पहला क्या रहेगा, पहला अपना पैराग्राफ रहेगा इंट्रोडक्शन का। दूसरा हमारा पैराग्राफ रहेगा कि हाँ भाई पॉवर्टी कैसे एस्टिमेट की जाती है। तीसरा हमारा पैराग्राफ रहेगा कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण इंडिया में गरीबी हो रही है। फिर हमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बताने पड़ेंगे और लास्ट में हम लोगों को कंक्लूजन भी देना पड़ेगा। तो जब मैं बच्चों के आंसर चेक करता हूँ, भिलाई मैंने बिहार में जब झारखंड में मैंने रांची में पढ़ाया हुआ है, पटना में पढ़ाया हुआ है, तो जब वहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं, एक ही पैराग्राफ में सारा आंसर लिख देते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, तीन पैराग्राफ बनाए थे, एक इंट्रोडक्शन का, एक बॉडी का, एक कंक्लूजन का। पर एक बात बताइए कि अगर हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, सपोज आप मेरे से पूछते हैं हाँ जी अमन अपने बारे में आप बताइए, तो मैं अपने बारे में बताऊंगा, मैं अपने बारे में बताऊंगा। फिर अगर मैं अपनी फैमिली के बारे में बताने लगूंगा तो क्या अपनी फैमिली के बारे में जो मैं बताऊंगा वो मेरे से अलग नहीं होगा। अपने बारे में तो मैं बता दूंगा कि हाँ मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड, ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये मैं हूँ, ये जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ये मेरा वर्किंग प्रोफाइल है, ये मेरा हो गया। पर अब जब मैं अपने पेरेंट्स के बारे में बताऊंगा तो क्या वो दूसरी बात नहीं हो गई? तो अगर वो दूसरी बात हो गई है तो ऑब्वियसली मेरे को दूसरा पैराग्राफ लेना चाहिए। फिर अगर मैं अपनी हॉबीज़ के बारे में बताऊंगा फिर वो एक अलग बात हो गई, उसके लिए अलग पैराग्राफ लेना चाहिए। तो अगर हम कोई नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, कोई नई चीज़ बता रहे हैं, तो उसके लिए पैराग्राफ लीजिए, एक नया पैराग्राफ लीजिए। तो कोशिश कीजिए कि अलग अलग पैराग्राफ लीजिए, ठीक है। अब अलग अलग पैराग्राफ लेने का फ़ायदा क्या है, उससे जो इवेल्युएटर है उसको समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर ये 3 पार्ट्स एड्रेस किए हुए हैं, ये कंक्लूजन है, और उसको ये भी समझ में आ रहा है कि हाँ ये सारे पार्ट्स एड्रेस किए हुए हैं, उसको मार्क्स देना आसान है। फिर 2 तरीके से आंसर लिखे जा सकते हैं, या तो मैं आंसर पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकता हूं या मैं आंसर पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकता हूं। 2 तरीके से आंसर लिखे जाते हैं कि पैराग्राफ के अंदर भी, अब जैसे एस्टिमेशन है, डिस्कस हाउ पॉवर्टी इज एस्टिमेटेड इन इंडिया, ऑब्वियसली एस्टिमेशन वाला पार्ट जो है ये तो पैराग्राफ में ही आएगा, क्योंकि यहां पर चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटर रिलेटेड है, पैराग्राफ फॉर्म में ही आएगा। पर अगर ये पार्ट है कि डिस्कस द फैक्टर्स which are responsible for poverty in India, तो ये तो ऑब्वियसली पॉइंट फॉर्म में आएगा, हमें अलग अलग बातें बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसमें हम 1 2 3 4 ऐसे करके 4 पॉइंट बता सकते हैं, ठीक है। 4 अलग अलग पॉइंट बताएंगे, जरूरी नहीं पैराग्राफ में लिखेंगे, पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली कि गवर्नमेंट के कौन से प्रोग्राम्स हैं ये भी हम 1 2 3 4 5 करके अलग अलग इनिशिएटिव्स बता सकते हैं। तो आंसर हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं। पर मेन बात यह है कि अगर आप आंसर सिंपल रखेंगे तो एग्जामिनर को मार्क्स देना आसान रहेंगे। तो एक बात और भी है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती बताता हूं मैं, कुछ लोग गलती क्या करते हैं। तो गलती पे आने से पहले आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया है कि आंसर का स्ट्रक्चर क्या रहता है। पहले इंट्रोडक्शन रहेगी, फिर बॉडी रहेगी, फिर कंक्लूजन रहेगा। इंट्रो में क्या लिखना है ये हम बात कर चुके हैं, बॉडी में ऑब्वियसली जो क्वेश्चन ने पूछा है वो बताएंगे, और कंक्लूजन हमेशा वे फॉरवर्ड रहेगा, ठीक है। अब
कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, कुछ बच्चे जानबूझकर इंग्लिश के डिफिकल्ट वर्ड्स आंसर में यूज करते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। बट बच्चों, ये जो एग्जाम है ये इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं है, ये एग्जाम आपकी नॉलेज का है। तो राइट इन सिंपल लैंग्वेज, राइट इन सिंपल लैंग्वेज, जितना सिंपली आप लिखेंगे उतना ही इजीली समझ में आएगा। एंड डू नॉट यूज ऑर्नामेंटल वर्ड्स। ऑर्नामेंटल वर्ड्स मतलब डिफिकल्ट वर्ड, डिफिकल्ट जो सुनने में बहुत मुश्किल है, पढ़ने में बहुत मुश्किल है, जिनका मतलब भी बहुत मुश्किल है, ऐसे वर्ड्स आप यूज मत कीजिए। ठीक है, तो जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है आंसर लिखने की, यही स्ट्रेटेजी सब एग्जाम्स में फॉलो होती है, भले वो यूपीएससी हो, भले बीपीएससी हो, भले झारखंड सर्विसेज हो, सब जगह एक ही तरीका फॉलो होगा। इवन अगर आप फ्यूचर में सपोज कल को आप नाबार्ड का एग्जाम देते हैं, सिडबी का एग्जाम देते हैं, आरबीआई का एग्जाम देते हैं, तो भी यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा, तो भी यही तरीका फॉलो होगा। देयर हैज टू बी अ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। और एक फिर फ्लो भी बनता है कि जो एक आंसर का एक फ्लो भी होता है कि जो चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं वो एक साथ लिखी जाती हैं, और जो अलग अलग होती है वो अलग अलग लिखी जाती है। पर एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंसर राइटिंग इज एन आर्ट। कोई यूनिवर्सल तरीका नहीं है एक बेस्ट आंसर लिखने का। हो सकता है किसी का पैराग्राफ फॉर्म आंसर भी बहुत अच्छा हो और किसी का पॉइंट फॉर्म आंसर भी बहुत अच्छा हो। तो इट्स एन आर्ट, एंड आर्ट तो भाई प्रैक्टिस के साथ ही आता है। तो आंसर राइटिंग करने का एक ही सबसे अच्छा तरीका है, आंसर इंप्रूव करने का एक ही अच्छा तरीका है, वो है प्रैक्टिस। जितने ज्यादा आंसर्स आप लिखेंगे उतने ही अच्छे आंसर्स आप लिख पाएंगे। और जब भी आप आंसर लिखें उस ड्राफ्ट को फेंके मत, एक फाइल बना लीजिए और हर एक महीने बाद, 2 महीने बाद अपनी आप प्रोग्रेस चेक करते देखिए कि पहले मैं कितना गंदा आंसर लिखता था, अब कितना अच्छा आंसर लिखता हूं। और एक पीयर ग्रुप बना लीजिए जहां पर आप और आपके कुछ 3-4 सीरियस दोस्त मिल जाएं और एक दूसरे का आंसर इवैल्यूएट कर दें। तो उससे क्या होगा, आंसर इवैल्यूएशन में भी आसानी रहेगी, हमें यह समझने में आसानी रहेगी कि हम गलती कहां कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू राइट अ good answer in state services exams. I'll be coming up with more videos like this. Till that, keep on studying. Bye bye. Take care.